नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में इस वक्त इस तरह का माहौल है कि चुनावी पार्टियां चुनाव को लेकर तो प्रचार करती हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन की उस घोषणा के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक तरह से नई सूची बनाएंगे, जो वोटरों की नई लिस्ट है, फहरिस्त है, और इसके अलावा उसमें 22 साल बाद वो जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाएगा और जो पुराने वोटर्स हैं उनको निकाला जाएगा। और पूरी जो कार्रवाई है, ये जो पूरी एक्सरसाइज है, उसको जितना जटिल और जितना मुश्किल बनाया गया, लगता है कि बहुत सारे वोटर्स इस समय से पहले जो डेडलाइन रखी गई है 30 जुलाई की, उससे पहले नहीं अपने वो जब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो दस्तावेज चाहिए, उनको जमा नहीं करा पाएंगे। ऐसे पूरी आशंका जाहिर की जा रही है। चक्का जाम लगा हुआ है इस वक्त भी, जब ये आप देख रहे हैं कार्यक्रम बिहार में, बिहार के अलग अलग दर्जन भर से भी ज्यादा शहरों में, जहां देश के जो सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी और साथ साथ तेजस्वी यादव, इसके अलावा और तमाम ऑपोजिशन के जो नेता हैं, वो तमाम सड़कों पर आकर सड़कों को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी का एक अंदाज पूरी दुनिया में, जिसको कहा जाता है कि सत्याग्रह एक तरह का, यानी नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से अपनी बात, अपनी राजनीतिक बात आगे रखने का तरीका महात्मा गांधी ने न सिर्फ की देश को बल्कि पूरी दुनिया को ये सिखाया। अब इसी कदम पे चलते हुए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर फिलहाल। ये तमाम तस्वीरें बिहार से हमारे पास पहुंच रही हैं, जिसमें यहाँ तक भी कि आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बाकायदा अपनी भैंसें लेकर भी वहां पहुंच गए। ये एक पुराना तरीका है, जनता का ध्यान, जो मीडिया का ध्यान, नेताओं का ध्यान, और इस मामले में इलेक्शन कमीशन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठ रहा है। एक ऐसी संस्था जिसकी पवित्रता पर सवाल करना एक तरह का गुनाह माना जाता था, आज इलेक्शन कमीशन को भाजपा के एक जोड़ीदार के तौर पर देखा जा रहा है। ओपोजिशन जो पार्टियां हैं, जो पक्षी पार्टियां हैं, सीधे तौर पर वो इस बात को कह रही हैं कि जोड़ीदार बन रहा है इलेक्शन कमीशन, नागरिकों के लिए मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है, भाजपा के लिए राह आसान कर रहा है कि पहले वो बिहार का चुनाव जीत जाए और उसके बाद इसी एक्सरसाइज को बंगाल और दिल्ली और बाकी जो देश के हिस्से हैं वहां पर ही किया जाएगा। तो ये बात नहीं है कि ये जो एक फहरिस्त तैयार की जा रही है, ये बिहार से शुरू होकर बिहार पे खत्म हो जाएगी। अभी वहां पर जमीनी हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अजय कुमार इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही मेरे कॉलीग अजय आशीर्वाद, जो राष्ट्रीय राजनीति है उस पर नजर रखे हुए हैं कि ये जो बिहार में घटनाक्रम हो रहा है, राष्ट्र की जो राजनीति है, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, उसे हम किस तरह से देखें। क्योंकि राहुल गांधी वहां गए हैं, राहुल गांधी बिहार के लोकल नेता नहीं है। वो अलग बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो ऑपोजिशन है, उस अलायंस का वो एक हिस्सा है, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ। अजय, सबसे पहले अगर मैं आपसे के साथ शुरुआत कर सकूं कि जो मैं सोशल मीडिया के जरिए रिपोर्ट्स देख रही हूँ, उसमें चक्का जाम को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें, वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। आप वहां जमीन पर मौजूद हैं। पहली बात तो मुझे बताइए, इसका दायरा कितना बड़ा है, स्केल इसका किस तरह से हम देख पा रहे हैं, और दूसरे, क्या आपकी नजर में ये चक्का जाम कामयाब हुआ? क्या ऑपोजिशन पार्टियां आम जनता को सड़क पर लाने में अपने साथ कामयाब हुई? देखिए आरफा जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। विपक्ष जो है लोकतंत्र को तभी तक चलाता है और तब तक उसमें जान भरता है जब तक वह जायज मुद्दों पर सामने खड़ा होकर के सड़क पर ना आए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रतीकात्मक तौर पर कहा जाए तो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस, राजद, वाम दल, पप्पू यादव की पार्टी, सब के सब इस मुद्दे पर खड़े हुए हैं, सड़क पर आए हैं। और इन सब ने बिहार बंद का जो ऐलान किया था, कोई कह सकता है कि संख्या के लिहाज से कहें तो 20-22 शहरों में इसका देखा जा रहा है कि लोग चक्का जाम कर रहे हैं, ट्रेन को रोक रहे हैं, बसों को रोक रहे हैं। ये सारी घटनाएं केवल कुछ ही शहरों में घटी है। लेकिन अगर आप इसे प्रतीकात्मक तौर पर देखें, विरोध की, एक अहिंसक विरोध की राजनीति अगर जायज मुद्दों पर जो होती है, उस प्रतीक के तौर पर देखें तो यह बहुत बड़ी बात है कि एक जायज मुद्दे पर जो भी विपक्ष है, भारत का जो प्रमुख विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, और बिहार बिहार की जो प्रमुख पार्टियां हैं, सब के सब इकट्ठा होकर के सड़क पर आई हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसे आप कामयाबी कह सकते हैं। आप हमेशा कामयाबी कह सकते हैं कि एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया है। अजय, मुझे बताइए, मुझे याद नहीं पड़ता पिछली बार किसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको लेकर ये कोई भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन है। मतलब जो लोकतंत्र में जो वोट डालने का अधिकार है, जिस संस्था के ऊपर
सही, निष्पक्ष तरीके से, स्वस्थ तरीके से चुनाव हो सके, उसकी जिम्मेदारी दरअसल ये है कि वो जनता को ये विश्वास दिलाए। पहली बात तो उन्हें कन्विंस कर सके कि वो वोट डालने आए, उसके बाद उन्हें विश्वास दिलाए कि जिसको वो वोट डालने की मंशा रखते हैं उसी तक ये वोट पहुंच रहा है। तो इसको एक समावेशी एक्सरसाइज होना था इसको। ये एक तरह की एक्सक्लूजनरी एक्सरसाइज बन रही है जिसमें ज्यादा लोगों को बाहर कैसे रखा जाए उसको लेकर ऐसा लगता है मुहिम चल रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसको अगर राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करें तो आप क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष सड़क पे आ रहा है? जी। आरफा, इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में विपक्ष जिस तरीके से देख रही है, उससे ये संदेह खड़ा हो जाता है। और खास करके 2024 के चुनाव से पहले लगातार ये बात विपक्ष ने कही कि इलेक्शन कमीशन एक तरीके से पार्टीजन रवैया अपना रहा है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनके लिए, खास करके। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो ऑटोनॉमी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, और उस पे इलेक्शन कमीशन खुद चाहे 2-3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन सवालों के, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि उल्टा जाकर जो विपक्ष के सवाल थे उसको धूमिल करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद का सीसीटीवी फुटेज मांग रहे थे, कि पोलिंग बूथ से मांग रहे थे जब, तो इलेक्शन कमीशन ने उन सीसीटीवी फुटेज के जवाब देने के बजाय उन लोगों ने अपने एक्ट में, जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है उसमें चेंज लिया है और उसमें सीसीटीवी फुटेज को नहीं देने की एक प्रोविजन खड़ा कर दिया कि हम सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एक जो नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अपने आप को जिस तरीके से चला रहा है, उससे ये बहुत बड़ा संदेह हो रहा है कि चुनाव से 2-3 महीने पहले ही, 4-5 महीने पहले ही क्यों इतना बड़ा एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और शुरुआत तो विपक्ष ने इसी से शुरू किया कि इतनी हड़बड़ी में आपने क्यों किया? आपको अगर यही चीज करना था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसमें आप इलेक्टोरल रोल्स को एक बार रिवाइज कर पाए, तो 2 साल पहले करते। आपके पास 1 साल पहले का समय था, और चुनाव 2024 के चुनाव के बाद आपने वो नहीं शुरू करके आपने इतना 8 करोड़ मतदाताओं का रिवीजन आपने 1 महीने में करने की ठानी है। अभी जिस तरीके से वो जून 24 का जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है, उसमें इसी महीने पहला ड्राफ्ट तैयार हो जाना चाहिए, और उसके बाद का जो ड्राफ्ट, उसमें जो ऑब्जेक्शंस रेज होंगे और रिवाइज होगा, वो अगले साल ही। तो कुल मिला के 2 महीने ही इलेक्शन कमीशन के पास है कि ये 8 करोड़ मतदाताओं की पुष्टि करे। लेकिन आज जो बिहार का जो चक्का जाम हुआ है, और उससे एक ये पूरा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, वो इलेक्टोरल रोल्स का जो वोटर, वो मुझे बहुत बड़ा एक राजनीतिक स्वरूप लेता हुआ दिख रहा है कि वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही नहीं है। अब विपक्ष इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से भाजपा के खेमे में देख रहा है। आप तेजस्वी यादव का बयान आज सुनिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर धावा नहीं बोला है, उन्होंने ये कहा है कि क्या अब, उन्होंने बोला आज मीडिया से कि क्या अब 2 गुजराती तय करेंगे कि कौन बिहारी वोट करे या ना करे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से, कि वो इलेक्शन कमीशन पे धावा नहीं बोल के 2 गुजराती, मतलब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने एम किया है और कहा है कि वो तय कर रहे हैं कौन बिहारी। तो उन्होंने, तेजस्वी यादव ने इंडिकेशन पहले भी दिया था कि ये एक बिहारी अस्मिता का मुद्दा हो गया है उनके लिए, कि सेंटर तय करेगा कि कौन बिहारी एलिजिबल वोटर है या नहीं है। और अगर ये बिहारी आइडेंटिटी पे आकर बात आ जाती है, तो ये बहुत घमासान एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चुनाव से पहले होने वाला है। और राहुल गांधी ने फिर से अपना स्टेटमेंट दोहराया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी हुई थी, उसी तरीके से बिहार में चुनाव की चोरी करने जा रहे हैं ये लोग। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो रहा है मेरे साथ। तेजस्वी यादव ने अपना वीडियो भी ट्वीट कर दिया है, बयान का। मैं चाहती हूँ कि दर्शक इसको सुने। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गोदी आयोग बन गया है। चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी सरकार पहले गरीबों के वोट काटेगी और फिर उनका
राशन, पेंशन और आरक्षण उनके मत का अधिकार भी छीन लेगी। लोकतंत्र की जननी है बिहार। बिहार ऐसा नहीं होने देगा। बिहार गरीब जरूर है लेकिन सजग, सतर्क और संघर्ष के लिए तैयार है। आइए पहले उनकी बयान सुन लेते हैं, फिर वापस आएंगे। ये भाजपा की, यूपी की ये जो जाति आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और इस लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हम कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को कि सीधे तौर पर वो हमला कर रहे हैं और सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं अजय कि ये सिर्फ यहां तक बात नहीं है कि आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई राशन, पेंशन, आरक्षण, मत का अधिकार, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा आपे से बाहर हो रहा है विपक्ष, या आपको लगता है कि जायज है ये बात कहना कि ये सब भी छीन सकता है? अजय कुमार। अच्छा, ये देखिए, राजनीति अगर किसी को करनी है तो आप सीमाओं में बंद करके राजनीति नहीं कर सकते। आपके पास एक मुद्दा है और उस मुद्दे से जमीन पर यह दिख रहा है कि यह बात फैलाई जा रही है, मतलब जो बूथ लेवल अधिकारी हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट होते हैं, वो तभी जुबान में यह कह रहे हैं कि अगर आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। यह सारी बातें चल रही। अगर इस तरह की बातें चल रही हैं तो उसके बाद इन सारी बातों को लेकर के पत्रकार हो सकता है कि इसको एक सीमित दायरे में देखे, ब्यूरोक्रेट हो सकता है कि इसको एक सीमित दायरे में देखे, लेकिन जो पॉलिटिशियन होता है, खाटी जो राजनेता होता है, जिसको जनता से संवाद करना है, वह इसी तरह से संवाद करेगा जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने संवाद किया है। और जो उनका बयान है, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही शानदार बयान है। शानदार बयान है। इसके अलावा एक कार्टून भी हो, मैं कहूंगी काफी ये बहादुरी का काम है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का साथ उन्होंने कार्टून लगाया है जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही अपनी कुर्सी पे जाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें एक तरफ नीतीश कुमार खड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आप कार्टून अपनी स्क्रीन पर, लॉ एंड ऑर्डर, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, यानी ये उनके हिस्से में आ गया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, केंद्र की सत्ता बचा रहे हैं, बिहार को सता रहे हैं। अजय कुमार, आप ये कह रहे हैं कि ये बहादुरी का काम है और एक अगर राजनीति करनी है तो आम जनता को आम भाषा में समझाना होगा कि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि आम लोगों को तो ये लग रहा है कि भाई हमसे एक दस्तावेज मांगा जा रहा है, वो हमारे पास नहीं है तो हम वोट नहीं दे पाएंगे। भाई बिहार के एक गांव में आप भी रहते हैं, आपके गांव के लोग जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो क्या इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा वो मानते हैं, या ये समझते हैं कि उनके अंदर कोई कमी है कि वो उनके पास दस्तावेज नहीं है इसलिए वो नहीं ले जा पा रहे? क्या बिहार की जनता इसको सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, बीजेपी बनाम विपक्ष के तौर पर देख पा रही है? क्या वो शक करती है आज की तारीख में चुनाव आयोग के ऊपर? देखिए, इसको मैं मतलब अब इसको थोड़ा दूसरे तरह से देखें। जो जमीन पे दिख रहा है वो इस तरीके से कि ये मामला थोड़ा सा तकनीकी किस्म का है, तो ज्यादातर लोगों ने इस पे रुचि नहीं ली है। और अक्सरहा जब हमने इस जमीन पे जन्म लिया है तो एक आधिपत्य हमारे मन में रहता है कि हम यहीं के नागरिक हैं, हमसे कोई हमारे वोट का अधिकार नहीं छीन सकता है। और ये बात धीरे धीरे मतलब बीएलओ के माध्यम से फैल भी रही है कि आप बस फॉर्म को जमा करवा लीजिए। आज की आप 9 जुलाई के दैनिक भास्कर को अगर आप देखें तो वहां पर भी आज स्पष्ट विज्ञापन आया है कि केवल आप फॉर्म जमा कर दीजिए, बाद में दस्तावेज जमा करेंगे। एक बात तो यह है कि लोगों को लगता है कि ये काम भले ऊपर जो हो रहा है, उनको पता भी नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को तो जानकारी नहीं है क्या दिल्ली से बातें हो रही हैं, क्या ऊपर बातें की जा रही हैं। लेकिन जो लोग से जाकर के जब कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उनका फॉर्म आसानी से जमा कर दिया जाता है, तो वो लोग आकर उनसे कहते हैं जो विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके फॉर्म में ये दस्तावेज देना होगा। मैं एक टिप्पणी सुनाता हूँ, उन्होंने ये बात कही कि कितना तू टिटिम्मा करत रहा, आसानी से तो सब भरा गए। यह एक बात है। लेकिन इसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। अगर आप राजनीति को 2014 के बाद राजनीति को देखें तो एक वर्ग है जिस वर्ग पे ये मतलब उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत आपकी जमीन नहीं। अगर आप वहां पर जाएं, उस समाज के पास जाएं, तो उसके भीतर डर है, गहरा डर, दस्तावेज को लेकर गहरा डर है। अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो वो मुस्लिम समाज है, उसके भीतर ये डर है। वो इस
जो एक हिंदू 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 समाज से आने वाला व्यक्ति है, जिस साठ गांठ के साथ और दावे से कहता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, हम तो इसी जमीन पर जन्म लिए हैं, वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। लेकिन जब आप मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसके भीतर धुकधुकी लगी हुई है, एक डर है। ये मैंने देखा है। बड़े दुख की बात है ये, और उन जो हिंदू समाज से आने वाले लोग, उन्हें याद दिलाइए, उन्हें असम का आप उदाहरण दीजिए, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर ज्यादा ऐसे परिवार थे, हिंदू परिवार, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मुस्लिम परिवारों ने सजग होकर, चूंकि उनके ऊपर ये टारगेटेड था, उन्हीं के ऊपर ये हमला था, तो उन्होंने सजग होकर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा भी लिए, उनके पास मौजूद भी रहे, और हमें एनआरसी से सबक मिलता है जिसको वापस पूरी प्रक्रिया को करने का निर्देश दिया गया। चूंकि जो जिसे अंग्रेजी में डिजायर्ड रिजल्ट्स कहते हैं, कि यानी जो इच्छा थी कि एनआरसी के जरिए जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया, और पूरी प्रक्रिया को 6 साल की दोबारा रद्द कर दिया गया। अजय आशीर्वाद, मुझे बताइए कि जिस तरह से हम इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, अब चुनाव भी बहुत नजदीक है, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष का बहुत ही कीमती समय जो नीतीश कुमार की सरकार को एक्सपोज करने, उसकी कमियों को बाहर लाने में खर्च होना था, वो पूरा का पूरी जो ऊर्जा है और उसकी जो दिशा है, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन को की इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ नजर आ रही है? क्या ये विपक्ष का नुकसान नहीं? जी। अब आरफा, अभी ये कहना मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं विपक्ष के नेताओं से कल बात कर रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि अभी तक हम लगातार अपना एक एजेंडा सेट कर रहे थे, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट पे और शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बुरी हालत है बिहार में, और एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है, इस पे एक वो नैरेटिव बना रहे थे, और कि किस तरीके से वो, और इन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे थे। और अचानक से ये इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन का आया, तो इसमें जाकर वो फिर से एक जो ध्रुवीकरण की राजनीति में फंसने का एक उनको डर है, जो बीजेपी हमेशा चाहती है कि एक कुछ इस तरीके से पोलराइजिंग कैंपेन कुछ हो, जिसमें बीजेपी का एक तरफ हो और बाकी के सारे तरफ एक तरफ हो जाए। तो वो, और तो उनको ये, उनके मन में ये डर तो है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो, अगर हम इसमें जो एक इसका विरोध, इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो विरोध कर रहे हैं, उसमें उनको एक मास कांटेक्ट का भी चांस मिलेगा, जिस तरीके से आज बिहार चक्का जाम उन्होंने करके दिखाया है, अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में और कस्बों में राजद और जितने भी महागठबंधन के पार्टीज है, उन्होंने आज बहुत ही सक्सेसफुल चक्का जाम किया है और हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई है। और मुझे जितनी खबर है कि हर गांव में जो विपक्ष के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो लोग हर जगह में जाकर बहुत ही पैनी नजर रख रहे हैं कि कहां पर किनको एक्सक्लूड किया जा रहा है और किनको इंक्लूड किया जा रहा है, और ध्यान रख रहे हैं कि कोई एलिजिबल वोटर जो रहा है वो हट ना जाए। और इसके बनाम अगर आप देखें, तो बीजेपी के जो बड़े नेता है बिहार में, वो लगातार इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा इलेक्टोरल बोर्ड रोल्स में जो रिवीजन हो रहा है, उससे एक ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस दौरान मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मीडिया का कवरेज है एक ऐसे लाइव इवेंट में, जहां जितना मीडिया आपको दिखा पाएगा उतना ही बेहतर तरीके से ऑपोजिशन पार्टियां अपनी बात रख पाएंगी। हमने देखा है भाजपा का छोटा मोटा इवेंट होता है तो उसको राष्ट्रीय बना के पेश किया जाता है। अभी मैं देख रही हूँ अखबारों की, टीवी चैनलों की रिपोर्टिंग, चक्का जाम को सिर्फ एक असुविधा के तौर पे दिखाया जा रहा है। चक्का जाम को सिर्फ एक इस तरह से दिखाया जा रहा है कि कैसे आम लोगों की जिंदगी में दखल देकर उनकी जिंदगी में तकलीफें बढ़ाने का काम कर रहा है ऑपोजिशन। यानी उसमें इलेक्शन कमीशन का जिक्र नहीं है, उसमें जनता के इतने बुनियादी अधिकार को जो ऑपोजिशन उठा रहा है उस बात का जिक्र नहीं है। जिक्र सिर्फ ये है कि देखिए चक्का जाम से तमाम जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और लोग परेशान हैं। अभी फिलहाल राहुल गांधी ने इसी वजह से, जो मीडिया का जिक्र आपसे कर रही थी, कि खुद नेताओं को एक तरह से अपनी पब्लिसिटी को अपने हाथ में लेना पड़ा है। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, यूट्यूब चैनल हैं उनके, खुद इंडिविजुअल्स के, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनकी बड़ी तादाद में इन्हीं के यूट्यूब चैनलों पे लोग इनके जो भाषण है उनको देखते हैं। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण का ये टुकड़ा बाकायदा, मैं कहती हूँ, कस्टमाइज करके मीडिया को देते हैं, तब भी मीडिया चलाने को तैयार नहीं है।
और अगर नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के छोटे मोटे नेता भी जाते हैं तो उनके पीछे पूरा काफिला लग जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश होती है। राहुल गांधी ने अपना ये बयान ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जनादेश छीना, अब बिहार में मताधिकार, तरीका नया, साजिश पुरानी। हम इन संविधान विरोधी ताकतों को बेनकाब करते रहेंगे, जनता और युवाओं के साथ मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। आइए उनका ये बयान सुन लेते हैं। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। अजय कुमार, आपको क्या लगता है ये महाराष्ट्र को जोड़ना बिहार के साथ, ये भी इसकी क्या राजनीति हो सकती है? वहां ऑपोजिशन को हार का सामना करना पड़ा, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि क्या ऑपोजिशन इसको एक तरह की आशंकित हार के तौर पर देख रहा है कि बिहार में अगर यही हाल रहा तो ऑपोजिशन चुनाव हार जाएगा? मुझे समझाइए कि महाराष्ट्र से जोड़ना बिहार को, इसकी क्या राजनीति है? देखिए, महाराष्ट्र से जोड़ना मेरे ख्याल से, अगर मैं अपनी राय कहूं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ है वह बहुत अभूतपूर्व हुआ है। अभूतपूर्व इसलिए हुआ है, जो राहुल गांधी का बयान है और जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां कहते आ रही हैं कि केवल 5 महीने में जो लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ था और नवंबर 2024 में जो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान केवल 5 महीने में 40 लाख वोटरों की बढ़ोतरी हुई। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें, जो विधानसभा जो लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ था और जो विधानसभा 2019 का चुनाव हुआ था, लोकसभा 2024 का महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, उन 5 सालों में केवल 32 लाख वोटरों की बढ़ोतरी हुई थी। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी विसंगति है। और इसको एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जनता में लाना और जनता के सामने ऐसे उछालना कि वह उस पर चर्चा करे, बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप ऐसे विषय देंगे तभी तो वो चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रही है उसके बारे में वो जान पाएंगे। अब देखिए, वो सिंपल इस बात को कह रहे हैं कि आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, आप हमें फुटेज दे दीजिए, हम खुद चेक करके आपको बताएंगे क्या हुआ, कैसे एक ही दिन में वोट का प्रतिशत 5%, 10% बढ़ जाता है। यह कैसे संभव है? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि यह कैसे संभव है कि जो अनुमानित आबादी है वयस्कों की 18 साल से ऊपर की महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर बढ़ गए। यह कैसे हो रहा है? तो यह जो धांधलियां चुनाव आयोग के रहते हुए एक संवैधानिक संस्था है, जिसका आज से 25 साल पहले कहा जाता था कि दुनिया भर में साख है, और मौजूदा वक्त में ऐसी स्थिति है कि ऐसी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, तो जनता के सामने विपक्ष का यही तो काम है कि वह संस्थाओं में क्या कमियां हैं वो जनता के सामने उछाल करके पेश करे। देखिए, ये संस्था अगर रहेगी तो विपक्ष कहां तक चुनाव लड़ पाएगा? वह समतल जमीन क्या मिल पाएगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए? तो मैं अपनी राय में कहूंगा, एक नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते, यह जो राहुल गांधी विषय उठा रहे हैं बहुत ही जरूरी विषय उठा रहे हैं। अजय आशीर्वाद, मैं ये देख रही हूँ कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि बंगाल के, दिल्ली के नेता भी अब इसमें जुड़ गए हैं। जाहिर है सबके लिए अस्तित्व का सवाल है। महुआ मोइत्रा का मैंने इंटरव्यू किया, वो कह रही है कि ये बात सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि अनाउंस हो चुका है बाकायदा। वहां के जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो इस एक्सरसाइज को शुरू भी कर देंगे। बंगाल के तो एक तरह का, मैं कहूंगी इसको सीधे सीधे ऑपोजिशन में खौफ का माहौल है कि अब सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके उसे चुनाव करवाने की कोशिश हो रही है ऑपोजिशन को। इसमें यहाँ पर ये भी मुझे बताइए कि मैं एसवाई कुरैशी साहब को सुन रही थी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। वो ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन ने बहुत सारा वक्त जाया कर दिया सिर्फ ईवीएम में खराबी की बात को लेकर। जो असली खराबी है वो ये कि आप वोटर्स को जोड़ सकते हैं और उन्हें घटा सकते हैं, यहाँ सबसे बड़ी धांधली हो सकती है। जी, और सिर्फ एसवाई कुरैशी नहीं आरफा,
अशोक लवासा ने भी अभी अपने लेख में लगातार इस पूरे प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा शंका जताई है कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है कि बिहार बस शुरुआत है, बाकी हर स्टेट में और खास करके वेस्ट बंगाल में जहां हमेशा से इलीगल इमिग्रेंट का एक मुद्दा बीजेपी छेड़ती आई है, वहां पर बहुत ज्यादा ये भारी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। और बिहार में आने वाले दिनों में क्या एक्सपीरियंस रहता है हमें पता चलेगा, मगर वेस्ट बंगाल में के इलेक्टोरल रोल्स में और पॉलिटिक्स में ये और भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और उसी और इसमें लेकिन हमें ये जो लगातार विपक्ष इस पूरे प्रक्रिया से और इसी जिस तरीके से राहुल गांधी और बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्था है वो बीजेपी के राज में, मोदी राज में पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गई है, जहां पर सारे बड़े बड़े संवैधानिक संस्थाओं में बीजेपी के लोग और संघ के लोग ऊपर आकर चला रहे हैं। और वो लगातार आप देखिए, सीए एनआरसी के एजिटेशन के बाद से फिर कोविड आ गया तो बीजेपी लगातार एक हिंदू बनाम मुसलमान की जो राजनीति करने के अलग अलग मुद्दे निकालती रहती है। और उनमें से एक बड़ा सबसे जो प्रमुख मुद्दा था वो इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी घुसपैठिए का था, जिसपे अलग अलग टॉप लीडर्स अमित शाह, मोदी जैसे नेता का भी लगातार बयान आता रहा। अब इलेक्शन कमीशन अचानक से एक इस तरीके का एक्सरसाइज करती है जहां पर बीजेपी का जो इलीगल इमिग्रेंट का जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो बिहार में अचानक से प्रमुख हो जाता है, ऐसे दौर में जहां पे विपक्ष अलग अलग जो स्थिति जो इतनी खराब है, गवर्नेंस, बेरोजगारी, इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधा या शिक्षा की सुविधा क्या है, इन सब चीजों पे बात करना चाह रही है। इन चुनाव पे फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति के तहत बीजेपी इस चुनाव का पूरा नैरेटिव लाना चाह रही है। और आप दो तरीके से देखिए, एक ये जो महाराष्ट्र का आपने अभी पूछा कि ये पूरे जो विपक्ष के जितने भी नारे उठ रहे हैं या जितने भी कंसर्न्स उठ रहे हैं वो एक इस धारा से उठ रहे हैं, एक राजनीतिक ऐसा धारा है जिसमें लगातार विपक्ष कह रही है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बीजेपी एक अलग तरीके से पूरे जितना भी इंडिया का जो ढांचा है, चाहे वो फेडरल ढांचा हो चाहे वो संवैधानिक ढांचा हो, उस पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाह रही है और बाकी के विपक्ष के जितने भी एजेंसीज हैं या उनको विपक्ष के खिलाफ लगा रही है, तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार पूरा ही जो पॉलिटिकल नैरेटिव है या फिर जो पॉलिटिकल टॉक है उसको किसी भी तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान में आकर सीमित कर देना चाहती है, ताकि उनको इस तरीके से विपक्ष के जो उठाए गए सवाल है, चाहे वो यही बेरोजगारी का हो, चाहे वो पहलगाम के आतंकवादी पकड़े गए या नहीं, या इंटेलिजेंस फेलियर, जो उनपे सरकार पे जो सवाल उठाने चाहिए किसी भी लोकतंत्र में, उनका जवाब ना देना पड़े। तो ये हर समय कुछ ना कुछ एक डिफ्लेक्शनरी मूव होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो त्रासदी है, आप, मैं, अजय, हम तीनों रिपोर्टर रहे हैं और वहां पर आप कहीं पे भी ग्राउंड में आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो कहीं पे भी आप किसी भी स्थिति में रिपोर्ट, किसी भी स्टोरी पे स्थिति कर रहे हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो तुरंत आकर आपसे बात करना चाहते हैं और लगातार इतना बड़ा एक अपना आइडेंटिटी, पहचान पत्र उनके पास, चाहे जितने भी पहचान पत्र हो, चाहे वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, आधार हो या फिर मनरेगा का कार्ड हो, या फिर राशन कार्ड है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनके पास यहाँ पर जो पंचायत ने अगर कोई कार्ड दिया है वो सारा दिखाते हैं कि देखिए मैं ये है और मुझे ये नहीं मिला तो आप कुछ कीजिए कि। और इस पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि ये सारे पहचान पत्र जो अभी तक आपको दिए गए थे वो मान्य नहीं होंगे, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आज आप देखिए, आज आप बिहार के पूरा छोटे गांवों को तो छोड़िए, आप दिल्ली के अंदर अभी आधे लोगों से सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट प्लेसेस, और आपने ऐसे भी एक कंडीशन रख दी है कि जहां पर आपको एक कैटेगरी में खुद का ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स का भी, अपने पिताजी और उनका भी प्लेस ऑफ बर्थ दिखाना होगा। कितने लोग दिखा पाएंगे? तो ऐसा एक कोलाहल और एक केओस का सिचुएशन इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट कर दिया है। और हमने आसाम में देखा था,
असम में इन लोगों ने बहुत ही धुआंधार तरीके से कहा था कि हम एनआरसी कराएंगे, फिर एनआरसी हुआ भी, और आज तक एनआरसी का रिपोर्ट और एनआरसी में कितने लोग हैं उसको अभी तक रिलीज नहीं किया है। और लगातार अखबारों में, टीवी में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के खिलाफ एक ये तो चल ही रहा है, लेकिन कि भाई हम सीमांचल में इलीगल इमिग्रेंट पकड़ना चाहते हैं और खास करके बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पकड़ना चाहते हैं, तो वो ज्यादातर मुस्लिम होंगे। लेकिन आप पटना के आसपास के जो लोग हैं, चाहे हिंदू लोग हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे ईबीसी हो, ओबीसी हो, या फॉरवर्ड कास्ट हो, उनमें से भी कितने सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। और वहां की लिटरेसी का दर अगर आप देखिए तो मैट्रिकुलेशन को ये लोग मान रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बिहार जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट के लिए एक तरीके से इनफेमस है, उनको उन कितनों के पास मैट्रिकुलेशन भी होगा बिहार जैसे पिछड़े राज्य में। तो एक बिल्कुल। आपने 2 महीने पहले चुनाव से ये सारा शुरू कर दिया है ताकि चुनाव से ध्यान भटक जाए। अजय, बिल्कुल आपका ये नरेशन बहुत ही एक तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैं पूरी तरीके से, आपने जैसे बताया, मैं विजुअलाइज कर रही थी कि कैसे जो खासकर जो बूढ़ी औरतें हैं या बुजुर्ग लोग हैं आपके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं जब भी कैमरा माइक देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं। और मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि एक मीडिया को लेकर जो हमारी इमेज नेगेटिव बन गई है कि हम परेशान करने वाले लोग हैं, हम समस्या खड़े करने वाले लोग हैं, हम समाधान वाले लोग नहीं, उसके बावजूद भी हमारे पास आ जाते हैं और अचानक उनसे ये कह दिया जाए कि ये सब कुछ जिसे वो अपनी जिंदगी का सरमाया बनाकर हमारे सामने लेके आते हैं कि यही सब कुछ कमाया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अचानक से खत्म हो गए हैं। मैं खुद अपनी जो हाउस हेल्प है या मेरा ड्राइवर है या गार्ड है, अगर उसको मैं बता दूं कि तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो काम आने वाले नहीं हैं, आप ही सोचिए कितना टेरराइजिंग, कितना दुख भरा और कितना खौफ में डालने वाला ये काम है। अजय, और एक सरकार, अरफा, बस सरकार को कोई भी देश के लोग इसलिए चुनते हैं कि उनका जीवन जो है और उनमें थोड़ी और सुविधाएं आए। यहाँ पर लेकिन एक सरकार आई है जो लगातार आपकी नागरिकता आप ही से पूछ रही है कि आप अपनी पहले नागरिकता सिद्ध करो। तो लगातार एक नागरिकता सिद्ध करने का डर न सिर्फ बिहार में ही सिर्फ नहीं है। एक अजय। चीज मैं यहाँ पे जोड़ दूं, आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में भारत जोड़ो अभियान ने एक सर्वे किया है बिहार के 8 जिलों से, और उस सर्वे के मुताबिक जो परिणाम आ रहा है कि अगर इन्हीं दस्तावेजों को लेकर के चला गया, 11 में से एक दस्तावेज को मांगा गया कि आप ये देंगे तब आप वोटर के योग्य होंगे, इस आधार पर कम से कम 2,90,00,000 लोग बिहार की आबादी में, जो 8 करोड़ आबादी है 18 साल से अधिक की, जो वोट देने योग्य है, उसमें कम से कम 2,90,00,000 लोग जिन्हें वोट का अधिकार मिलना चाहिए मगर वो वंचित हो जाएंगे। ये मैं आंकड़ा देने जी हाँ, और इस वक्त ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं जाहिर है वो इन तस्वीरों को रिलीज कर रहे हैं। ये देख लेते हैं, आइए, कुछ तस्वीरें जिसमें नेता क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, नारेबाजी हो रही है, उन सड़कों की ये तस्वीरें देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय आशीर्वाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अजय कुमार आपका भी। और हम यहाँ वादा ये करते हैं कि जब तक ऑपोजिशन पार्टियां मैदान में रहेंगी, जब तक इस पर संघर्ष चलता रहेगा, हम लगातार बिहार में जो एक ये नाजायज कार्रवाई हो रही है, एक जायज संस्था के जरिए ये मुद्दा दवायर बहुत प्रमुखता से उठाता रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि चाहे यही सिर्फ एक मुद्दा बचा है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अस्तित्व का मुद्दा है, ये इतना बुनियादी मुद्दा है जिसमें मेरा अधिकार, अजय का, हमारे सारे दर्शक जो देख रहे हैं, नागरिकता यानी वोट देने का जो अधिकार है, अगर वही संकट में पड़ जाए तो एक लोकतंत्र में आखिर बचेगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।